आजाद भारत में लोग अभी भी जात धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि जात दो और जो धर्म है, ये तो तुम्हें विरासत में मिला है। तुम्हारे पास जो नहीं है उसको हासिल करो। वो है शिक्षा, रोजगार, ठीक है, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान। ये थोड़ी तुम्हें मिला है, और मिला भी तो बाप दादाओं के हिस्से से विरासत में मिला होगा थोड़ा बहुत। तो जो चीज तुम्हारे पास नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए लड़ो। ये अंडसंड चीजों के लिए लड़ जाओ ना, खत्म हो जाओगे, पता भी नहीं चलेगा, पूरी उम्र कट जाएगी। फिर मांगते फिरना कि इतने उधार कर दो, इतना कर दो, इतना दे दो पैसे, है ना दोस्तों से। देखो, आज हमारी क्लास है, अगली क्लास है, आपको पता है मैं मध्यकालीन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और इससे पहले पूरी क्लासें देखनी जरूरी है, तब ये क्लास आपको समझ आएगी, वरना आप यही कहेंगे कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, हिस्ट्री मेरे को बोरियत लगी, फलाना ठिकाना वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले जरूरी है कि पिछले वीडियो जरूर देखें। जिन्हें देखा है वो ठीक है, 2 दिन 3 दिन लेट हुआ हूँ, सॉरी उसके लिए। काम रहता है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, ये बात याद रखना। कई बार आलस भी आ जाता है, सिंपल बात है, गर्मी बहुत पड़ रही है। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, सिंपल बात से पहले खेल समझो। कौन सा वंश? गुलाम वंश, ठीक है। गुलाम वंश में सबसे पहले हमने किसको पढ़ा था? ऐबक को। ऐबक के बाद हमने किसको पढ़ा था? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश के बाद थोड़े समय के लिए कौन आया था? रुकनुद्दीन, ठीक है। क्या नाम से रुकनुद्दीन आया। फिर उसके बाद जो कौन आई? रजिया। कौन आई? रजिया। हम यहां तक पढ़ चुके थे, रजिया तक हम पढ़ चुके थे। हमें रजिया के बाद पढ़ना है। रजिया के बाद जो आता है वो कौन है आपका? मुइजुद्दीन। मुइजुद्दीन बहराम सा। ये बात याद रखना, हमें यहां से पढ़ना है। क्लियर है? मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको इस समय? दिल्ली सल्तनत, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हैं, उनमें से एक वंश जो है वो गुलाम वंश है। गुलाम वंश में आपने पहले ऐबक को पढ़ा, इल्तुतमिश को पढ़ा, रुकनुद्दीन को ना के बराबर पढ़ना है, कुछ नहीं जानना है। इसकी एक माँ थी शाह तुर्कान, है ना, तुर्कान साहब, वो इसके टाइम पे छाई रही। फिर रजिया आती, रजिया सुल्तान आती है, मैंने वो पढ़ा दिया। रजिया सुल्तान का भाई कौन? मुइजुद्दीन बहराम शाह। मैं बार बार इसे बहराम शाह बोलूंगा, ठीक है। ये शासन करता है, बहराम शाह शासन करता है। इसके बाद से आज हम पढ़े, ठीक है। बहराम शाह के बाद जो गद्दी पे बैठता है वो कौन है आपका? अलाउद्दीन, ठीक है। उसके बाद बहराम, हाँ बहराम शाह हो गए, ठीक है। अलाउद्दीन मसूद शाह। कौन? अलाउद्दीन मसूद शाह, ठीक है। अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद जो आएगा वो कौन आता है आपका? नसीरुद्दीन महमूद शाह, ठीक है। इसके बाद जो आएगा, जो बहुत ही टफ आदमी रहेगा, वो कौन रहेगा? बलबन। कौन रहेगा? बलबन रहेगा। इसके बाद, बलबन के बाद जो व्यक्ति आता है वो कौन है? कैकुवाद। कौन है? कैकुवाद। 2 मिनट। कौन है? कैकुवाद। कैकुवाद के इस वंश का अंतिम शासन कौन रहता है? क्यू मर्स, ठीक है। क्यू मर्स। ये गुलाम वंश का अंतिम शासक था। ये साइकिल चली थी ऐबक, इल्तुतमिश, कुछ समय के लिए रुकनुद्दीन, फिर रजिया सुल्तान, फिर कौन? बहराम शाह। बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, फिर उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद शाह, ठीक है। नसीरुद्दीन महमूद शाह कौन था? बलबन का क्या नाम से दामाद था, ठीक है। बलबन ने अपनी शादी इससे कर दी थी, ठीक है, अपनी बेटी की। इसके बाद कौन आता है? कैकुबाद। कैकुबाद की कौन आता है? क्यूमर। ये अंतिम गुलाम कौन था? शासक था, गुलाम वंश का अंतिम शासक, सुल्तान, ठीक है। बात याद रखना। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं किससे पढ़ना है आज? बहराम शाह से पढ़ना है, तो मैं अब सब मिटा रहा हूँ, ठीक है। कौन? बहराम शाह, ठीक है। पिता
इल्तुतमिश, ठीक है, जो जिस रूप में जाना जाता है वो जानता रहे, क्या है, रजिया का ये भाई था, ठीक है, बात याद रखना, इसके बारे में थी। लेकिन बात वही है, दिल्ली सल्तनत में हर व्यक्ति मरा सत्ता के चक्कर में, ठीक है, सत्ता के लोभ में ये भी बैठा था, इसको भी हटा दिया जाता है। तो क्या आप जानते हैं दिल्ली सल्तनत में एक वो था, क्या नाम से आपका, चालीसा, क्या था, चालीसा, ठीक है, 40 में कौन थे, 40 तुर्क सरदार, इनका बड़ा तगड़ा प्रभाव रहता था, ये शासक बनाने में बड़ी भूमिका निभाते थे। हालांकि इसको जो चालीसा था इसे जाके आगे बलबन नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है, जबकि बलबन खुद इसका एक सदस्य था, ये बात याद रखना। तो रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह आया, ये बात याद रखें। बहराम शाह के समय एक पद बहुत विकसित हुआ, कौन, मैं नाम लिख देता हूं यहां पर, नायाब ए ममलिकात, ठीक है, ये बात है। ये बहुत ताकतवर पद था, इतना ताकतवर था कि ये लगभग सुल्तान के समकक्ष हो गया था, सुल्तान जैसा ही हो गया था, ये सुल्तान के रूप में दिखने लगा था। इवन सुल्तान भी कोई डिसीजन लेता था तो वो इस पद से पूछ कर ही लेता था, ठीक है, ये बात याद रखना। इसका नाम क्या था आपका, नायाब ए ममलिकात, जो किसके समय विकसित हुआ था, बहराम शाह के समय, ठीक है, ये रजिया का भाई था, ये बात याद रखना। ये बहुत ताकतवर पद था, तो पूछा जाता है कि क्या नाम से यह पद किसके समय बना था, ठीक है, बात याद रखना। क्लियर है। इसके समय एक चीज होगी, पहली घटना तो ये मान लो, एक तो ये हुआ, एक तो ये हुआ, दूसरा क्या हुआ, इसके समय मंगोलों का भी आक्रमण हुआ, इसके लिए एक अलग आफत थी, मंगोल आक्रमण हुआ, ठीक है, और इसकी खुद की मृत्यु कब हो गई, 1242। क्लियर, ये बात याद। तो बस इतने इसके बारे में याद रखना है कि द्वारा मंगोलों का आक्रमण जो हुआ वो किसके समय हुआ, इसके समय, पहले इल्तुतमिश के समय हुआ था, ठीक है, और नायाब ममलिकात किसके समय पद विकसित हुआ, इसके समय। क्लियर, ये बात याद रखना। इसको हटाकर, इसको खत्म करके जो अगला गद्दी पे बैठता है वो कौन है आपका, क्या है, अलाउद्दीन, ठीक है, मसूद शाह, ये बात याद, बस इतना याद रखो, ठीक है। ये आता है, इसको कौन कैद कर लेता है, बलबन कैद कर लेता है, इसकी हत्या कर देता है, फिर बलबन अपनी इच्छा के अनुसार एक व्यक्ति को बिठाता है, उसका नाम क्या है, नासिर उद्दीन महमूद शाह, ये बात है। बलबन इसको बिठाता है, बलबन इसी के साथ अपनी बेटी, इसकी बेटी थी, क्या कर देता है, विवाह कर देता है, किसके साथ, नसीरुद्दीन महमूद के साथ अपनी बेटी का विवाह कर देता है इससे। जब ये सुल्तान था तो इसी के काल में बलबन किस पद पर नियुक्त हो जाता है, मैंने बताया था बहुत ही ताकतवर पद है, नायाब ए ममलिकात, ठीक है, वो अपने दामाद के कार्यकाल में इस पोस्ट पर अपॉइंट होता है, ठीक है। और आप जानते हो कि ये पद बहुत ताकतवर हो चुका था, इस पद की बहुत भूमिका बढ़ गई थी, जबकि ये बड़ा सज्जन आदमी, बहुत सीधा आदमी, इसको इतना मतलब था ही नहीं, है ना, अपने राजपाट से इससे कुछ नहीं था। ये जो अपना जीवन यापन जीता था, कौन, नसरुद्दीन महमूद शाह, ठीक है, मैं इधर इसको मिटा रहा हूं, ठीक, जो अपना जो जीवन जीता था, कैसे जीता था, टोपी, ठीक है, सीकर, और जो कुरान थी उनकी नकल बेचकर, ठीक है। सोचो ये सुल्तान है और ये इसका चरित्र है, ये इसकी आय का रिसोर्स है, तो कितना सादगी भरा जीवन होगा इस व्यक्ति का, ठीक है। ये इसकी जो मतलब कहेंगे जो बेटी थी वो भी ऐसा होता था, घर का पूरी काम करती, इसके पास कोई दासियां नहीं थी, कोई ऐसी बहुत ज्यादा हाई कहते ये प्रोफाइल जो है ना वो नहीं थी, सर्विस,
कि होम गार्ड लगे हैं, इनके यहाँ सैफ आ रहा है, सलूट मारा, ये सब कुछ नहीं था। वो तो ये था, सिंपल सी बात था कि ये नाम मात्र का था। ये आदमी बलवंत जो था इस पद पर बैठा हुआ था, ये समझ लो कि भाई ये ऋतुराज गायकवाड़ है, बलवंत महेंद्र सिंह धोनी है। ठीक है, आप सिंपल सी बात, इतनी बात समझ के रखो। इस टाइम ये चीजें होने लगी। फिर क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है, चला जाता है। ठीक है, इसकी मृत्यु कब हुई आपके लिए बिल्कुल जानना इंपॉर्टेंट नहीं, आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि नसीरुद्दीन ने किसको, अपने ससुर को, यानी बलबन को एक उपाधि दी थी। मैं उस उपाधि का नाम लिख देता हूं, उगलू खां। ये बात है, ठीक है, उगलू खां की उपाधि दी थी। ठीक है, किसको, बलबन को। किसने, नसीरुद्दीन महमूद शाह ने उगलू खां की उपाधि किसको दी थी, अपने ससुर बलबन को दी थी। जब नसीरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु हो जाती है, फिर कौन आता है, बलबन। कौन आता है, बलबन। और उसके बाद दिल्ली की गद्दी में बहुत कुछ चेंज होता है। ठीक है, तो अब बलबन को देखो आप, बलबन आ गए। ठीक है, बलबन ध्यान रखना, इल्तुतमिश का गुलाम था, ये बात याद रखिएगा। अब सोच के देखो, जब इल्तुतमिश ने क्या बनाया था, चालीसा का गठन किया था ना, और उसी समय बलबन इसमें था। तब से ये आदमी, इल्तुतमिश चला गया, रजिया वो रुकनुद्दीन चला गया, रजिया चली गई। ठीक है, फिर इसके बाद अलाउद्दीन मसूद चला गया, नसरुद्दीन महमूद शाह चला गया। इसके बाद जाके खुद क्या गद्दी पर बैठा। इतना कमाल का पेशेंस था इसमें, मतलब इसने अपनी कूटनीति को पूरा, मतलब कायदे से कहें कि प्लान किया। ऐसी हड़बड़ी में इसने क्या दिल्ली की गद्दी नहीं हड़पी, ना ही सुल्तान बनने के लिए जल्दी कहे कि जल्दबाजी की। और ये कारण था कि टिका। तो इल्तुतमिश के टाइम से, मतलब इसने, व्यक्ति ने इसके बाल बच्चों को बनवा दिया, इसके पोतों को बनवा दिया, इसने सत्ता बैठा लिया, फिर आगे जाके खुद बैठ जाता है। ठीक है, तो बलबन था, तो बलबन के अब कुछ काम देखो। बलबन ने सबसे पहले किसको समाप्त किया, चालीसा को। इसको ही क्लोज कर दे, बंद, खत्म, डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट करो इसको। क्योंकि वो खुद इससे आता था, बलबन चालीसा का ही सदस्य था। और उसे यहाँ की कार्य प्रणाली, यहाँ के काम करने का ढंग, यहाँ के करप्शन का, यहाँ के अंदर जो जलन थी, ईर्षा थी, उसे सब कुछ पता था। उसने कहा अगर ये रहेंगे तो आगे हमें भी जाके खतरा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो उसने ये काम कर दिया, ये काम खत्म करो। इसके बाद उसने जो क्या किया, लौह रक्त की नीति अपनाई। ठीक है, ये ध्यान, बहुत पूछा जाता है, लौह रक्त की नीति किसने अपनाई, किसके लिए थी ये, इसके विरोधियों के लिए। किसके लिए, जो विरोधी थे उनके लिए थी। ठीक है, खतरनाक सजा होती थी। क्लियर, ये बातें रखें। इसके बाद इसने गैर इस्लामिक तीन चीजें और की। एक तो क्या बनवाया इसने, नवरोज, एक त्योहार बनवाया जो पारसी त्योहार था। इसके बाद इसने सिजदा और पेबोस जैसी प्रथा भी अपने शासनकाल में जारी की। क्या होगा, सिजदा में क्या होता था, सिर झुकाना, किसको, सुल्तान को। ठीक है, सिर झुकाकर बिल्कुल यूं अदब से, इस तरीके से नमस्कार चमत्कार करना। इसके बाद पेबोस में क्या था, पैरों को चूमना। ठीक है, इस तरीके की इसने व्यवस्थाएं चलाई थी। इसके बारे में कहा जाता है, ध्यान रखना है, गैर इस्लामिक है। इस टाइप के प्रश्न यूपीएससी अक्सर पूछ लेता है। वो ऐसे लिख देगा तीनों स्टेटमेंट, और फिर आखिरी में एक चौथा डाल देगा, क्या है सब गैर इस्लामिक थी या इस्लामिक थी, पूछेगा एक सही केवल एक दो सही। तो ध्यान रखना, ये सब कैसी थी, गैर इस्लामिक थी, पर इसने अपने यहाँ लागू करवा। ठीक है, बातें रखना। इसने दरबार में मौज मस्ती, ठीक है, गाने वाने का काम, ये सब थे, सब सब बंद करवा, जुमला सब हटाओ, किसी इसकी जरूरत नहीं, उसने सब खत्म करवा दिया था। है ना, शराब वगैरह थी, उस पर भी सब पे प्रतिबंध करवा दिया था। तो इसके कुछ ऐसे काम थे बलबन के, इसने ये काम जरूर किया। ठीक है, ये बात याद रखना। इसने एक विभाग को बनाया, कौन सा, बरीद ए मम लीक, जो कैसा विभाग था, गुप्तचर। कैसा विभाग था, एक गुप्तचर विभाग था। इसने एक काम ही जरूर किया था। क्योंकि बात वही है ना कि बलबन देखो जानता था, उसने इतने लोगों को सत्ता के लिए मरते हुए देखा था, चाहे फिर वो रजिया हो, रुकनुद्दीन हो। ठीक है, ये बात याद रखना, फिर चाहे महमूद शाह हो, कोई भी हो, तो वो जानता था इन चीजों को। इसलिए उसने अपना एक पर्सनल विभाग बनाया, जो इन्वेस्टिगेशन करेगा, जो रॉ का काम करेगा, सीबीआई की तरह काम करेगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा।
कि उसने एक काम किया। इसके समय दो कवि थे जो बड़े इसके दरबार में रहे, इसने संरक्षण दिया इनको। पहला तो कौन था? अमीर, नाम सुना होगा सबने, खुसरो। कौन? अमीर खुसरो। दूसरे अमीर हसन। ठीक है, इसके दरबार में दो कवि थे, ध्यान रखना। पूछा जाता है अमीर खुसरो किसके दरबारी थे, किसके समय किसका संरक्षण प्राप्त था? तो किसका था? बलबन का संरक्षण प्राप्त था, ये बात याद रखना। इसकी कुछ उपाधियां हैं, इसकी कुछ उपाधियां हैं, वो भी देख लो जरा बलबन की। इसकी कुछ उपाधियां भी थी जो उसने धारण की थी। ठीक है, सबसे पहले वही जो इसके दामाद ने थी, उगुल खां। ठीक है, इसके बाद जिले इलाही, ये बात याद रखना। इसके बाद गया सुद्दीन। ठीक है, बलबन के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये भी इसकी उपाधि थी। एक था इसका नियामत ए खुदाई। ठीक है, ये बात रखना। इस तरीके की इसने कुछ उपाधियां भी धारण की थी, बलबन की उपाधियां, ये बात याद रखिएगा। क्लियर है? इसने लौह रक्त की नीति अपनाई, ये कुछ उपाधियां धारण की। ठीक है, अब बलबन की मृत्यु देख लो। बलबन मर कब गया था? कब? ये टाइम था उसका, इस टाइम पे वो चला गया था। क्लियर? लगभग इसकी उम्र इस टाइम क्या रही थी? 80 वर्ष के आसपास। इसके बाद इसका जो पुत्र आता है वो कौन आता है? केकुबाद। कौन आता है? केकुबाद। केकुबाद अपनी सुरक्षा के लिए एक व्यक्ति को बुलाता है, कहां से? पंजाब से। उसका नाम क्या था? जलालुद्दीन खिलजी। कौन? जलालुद्दीन खिलजी को बुलाता है। लेकिन आगे जाके जलालुद्दीन खिलजी किसकी? इसकी हत्या करवा देता है और इसके टुकड़े टुकड़े करवा के कहां फेंकवा देता है? यमुना नदी में। ठीक है, यमुना नदी में। और कुछ समय के लिए जलालुद्दीन की हत्या करने के बाद जलालुद्दीन रिस्क नहीं लेना चाह रहा था, तो इसका क्या होगा? 3 साल का एक बेटा था, उसका नाम क्या था? क्यूमर्स। ठीक है, बात रखना। तो कुछ समय के लिए कैकुबाद के बेटे को, ठीक, जो 3 साल का बेटा था, किसको? क्यूमर्स को जलालुद्दीन ने गद्दी में बैठाया। लेकिन कोई मतलब ज्यादा टाइम नहीं, 2-3 महीने बाद इसकी भी हत्या कर दी। और इसके बाद दिल्ली सल्तनत पे किस वंश की स्थापना हुई? खिलजी वंश की। किस वंश की स्थापना हुई? खिलजी वंश की स्थापना हुई इसी के साथ। तो कह सकते हैं गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? क्यूमर। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो इस तरीके से गुलाम वंश खत्म हो जाता है और दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश की नींव डल जाती है। तो जलालुद्दीन खिलजी को बुलाया था किसने? था बलबन के पुत्र केकुबाद ने, अपनी रक्षा वक्षा करने के लिए बुलाया था। लेकिन भाई ने आगे जाके इसकी हत्या कर दी, यमुना में इसके टुकड़े फेंकवा दिए। फिर भाई जनता उस टाइम थोड़ी सी नाराज ना हो जाए, कुछ लोग बुरा बुरा ना बन जाए, इसलिए डायरेक्ट खुद नहीं बैठा। इसके छोटा सा एक बच्चा था 3 साल का, क्यूमर्स, उसको बिठाया। लेकिन 3-4 महीने बाद इसकी भी हत्या कर दी और खुद जाके दिल्ली की गद्दी पर खुद बैठ गया और इसी के साथ दिल्ली में खिलजी वंश की नींव डलती है। तो आगे जो क्लास होगी वो खिलजी वंश होगा। ठीक है, बातें रखना। तो दिल्ली सल्तनत में जो अगला वंश होगा वो खिलजी वंश होगा। पहला वंश जो था गुलाम, वो आपको खत्म करा दिया गया है। ठीक है, इसकी जो क्लास है आप पूरी देख लीजिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। बातें देखना, याद रखना। जो भी जरूरी चीजें थी वो मैंने लगभग इस क्लास में या कहें कि इसमें बताने की पूरी कोशिश की है। बाकी बात वही है, थोड़ी सी क्लास लेट लतीफ हो जाती है, बहुत सारे सिरदर्द हैं, बहुत सारे काम हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। इसके अलावा वही लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो भैया, है ना। थोड़ा दिहाड़ी का मामला है, व्यू का मामला है। आजकल समाज इसी आधार पर तय करता है कि आप कोई काम कर रहे हैं यूट्यूब पे तो उस पर व्यू कितने हैं, लाइक कितने हैं, कितने लोगों ने देखा है ना। अब वो उतने लोग देखेंगे तो जाके वो चीज प्रमाणित होगी, उसकी रेलेवेंस ठीक मानी जाएगी, है ना। तो कम से कम वॉच तो कर ही सकते हो, इतना कर दिया करो। ठीक है, बाकी देखने को तो हमको ही पता है कि कोई हिस्ट्री इतने पढ़ नहीं पाएगा। जो तैयारी कर रहा है वो नहीं पढ़ रहा है ढंग से नियमित रूप से। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ अपनी वीडियो की बात कर रहा हूँ, किसी भी चीज को कंटिन्यू किसी टीचर को पकड़ के पढ़ते ही नहीं है। वो 2 वीडियो देखते हैं, 6 वीडियो देखते हैं, 10 वीडियो देखते हैं और फिर उसके बाद छोड़ देते हैं। अगर उसकी 50, 23, 35 मिनट डले तो प्रॉपर देख लेगा, है ना। वो कोई भी यूट्यूबर छोटा हो बड़ा हो उससे कोई मैटर नहीं करता, बस वो देख ले एक बार विद्यार्थी नियमित रूप से, तो भी आराम से कब बात बन जाए। ठीक है, ये बात याद रखना। बाकी अपना ख्याल रखें। टेक केयर। टुडे फॉर इनफ। जय हिंद।